चलिए शुरू करते हैं। अब कल हम लोग क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? 1764 के युद्ध के बाद जो 3 संधियां हुई थी, किसके किसके साथ? शाह आलम, शाह आलम 2 और अवध के नवाब के साथ, अवध और बंगाल के नवाब के साथ। तो 3 संधियां हम लोगों ने 1764 के बक्सर युद्ध में के बाद हम लोगों ने देख लिया था। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, जो आज महात्मा आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। हम लोगों ने कहा था इसे हम 5 चरण में पढ़ेंगे। पहला चरण हमारा क्या था? बंगाल विजय, बंगाल विजय। दूसरा चरण हमारा था कर्नाटका वॉर। तीसरा चरण हमारा क्या था? तीसरा चरण हमारा रहेगा मैसूर वॉर, मैसूर वॉर। चौथा में हम लोग देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। और अंतिम चरण में हम लोग देखेंगे उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी राज्य, जैसे कि सिंधिया, भोसले, होलकर, पंजाब, ये सब राज्यों को हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो हम लोग बंगाल विजय देख लिए, कर्नाटक वॉर भी हम लोगों ने देख लिया है। अब आज से हम लोग देखेंगे मैसूर वॉर, मैसूर वॉर। मैसूर युद्ध। मैसूर वॉर। चार युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैसूर का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। तो मैसूर में वाडियार वंश का उस समय शासन चल रहा था। वाडियार वंश, वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज का शासन था। अब इन्हीं के सेना में एक सामान्य सैनिक हैदर अली हुआ करता था। कौन था? हैदर अली। अब ये हैदर अली बहुत ही ज्यादा तेज तरार और कह सकते हो कि आधुनिक मतलब विचारों का मतलब इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। बहुत दूरदृष्टि रखने वाला था, बहुत तेज तरार व्यक्तित्व का धनी था।
तो इसको पहले फौजदार बनाया गया इसकी काबिलियत को देखते हुए। उसके बाद फिर इसको मैसूर का सेनापति बना दिया गया, सेनापति। ठीक है, मैसूर का सेनापति। अब यही हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बन जाता है, मैसूर का शासक बन जाता है। अब उस समय हम लोग देखेंगे 1761 में देश में और जगहों पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस समय बंगाल में 1757 में अभी प्लासी की लड़ाई हुई है, तो अंग्रेज सब यहाँ बिजी है। अंग्रेज सब कहाँ बिजी है? यहाँ सब उलझे हुए हैं। ठीक है, अब 1761 में ही मराठों की हार होती है। ये हम लोग देखेंगे, मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे। 1761 में बालाजी बाजीराव उस समय शासक थे कि यहाँ हार होती है। ठीक है, मराठे लोग हारते हैं, यहाँ अंग्रेज बंगाल में यहाँ व्यस्त है। तो इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर जो हैदर है वो केरल, कर्नाटक और अन्य जगहों पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, अन्य जगहों पर अधिकार कर लेता है। अब चूंकि अंग्रेज यहाँ बिजी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनको पता नहीं है कि और जगह क्या हो रहा है, ध्यान नहीं है, ऐसा बात तो है नहीं। तो हैदर की जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान रखा जा रहा है। तो निजाम, कर्नाटक का निजाम, मराठा और अंग्रेजों को इसकी जो एक्टिविटी है वो पसंद नहीं आ रही। मतलब या कह सकते हैं जलन फील हो रहा है जलन महसूस हो रहा है। तो इन्हीं परिस्थितियों में पहला युद्ध लड़ा जाता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा नहीं, मैसूर युद्ध प्रथम। आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो 1760 से 61 में, नहीं 1767 से 69 में, 1767 से 69 में हुआ ये कि इस युद्ध में कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। ये युद्ध जो है बराबरी पर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इस युद्ध के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसका कोई प्रभाव है नहीं। तो अब हम देखते हैं दूसरा, सेकंड मैसूर वॉर। सेकंड मैसूर वॉर ये 1780 से 84 के बीच लड़ा गया। कारण में आप वही लिख लीजिए, महत्वाकांक्षा दोनों की। महत्वाकांक्षा परिणाम क्या होगा? तो ये भी युद्ध जो है बराबरी पर खत्म होगा।
बराबरी पर समाप्त हुआ। अभी हम नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा। सत्रह सौ बिरासी में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान शासक बना। अब हम सबसे पहले थर्ड वर्ड पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टीपू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टीपू सुल्तान बहुत ही तेज व्यक्ति था, बहुत ही कह सकते हैं आधुनिक विचारों का उस पर बहुत प्रभाव था। और ये मतलब कि उसका जो लिंक था कह सकते हैं कि नेपोलियन तक था। फ्रांस का जैकोबिन क्लब जो कि क्रांतिकारी क्लब हुआ करता था उसका वो मेंबर भी था। ठीक है, अब वो अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। नौसेना को सुधारने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। डॉकयार्ड का निर्माण करने की उसने कोशिश की। समझ रहे हैं, डॉकयार्ड की निर्माण करने की कोशिश की। और जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो उसका मोटो था क्या था, समानता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित था, है ना। और वही इसी की याद में श्रीरंगपट्टनम में एक वृक्ष लगाया था। एक वृक्ष लगाया था। पॉइंट करके लिख सकते हैं। ऐसे हम अभी आगे बढ़ेंगे तो लिखाएंगे। 1700 तो हम पहले इसका आर्थिक क्षेत्र में इसका कार्य देखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में कार्य लिखिए, पॉइंट बना के लिखिएगा। टीपू ने मध्यस्थों को हटाकर डायरेक्ट किसानों से या प्रत्यक्ष रूप से किसानों से संपर्क स्थापित किया। प्रत्यक्ष रूप से किसानों से संपर्क स्थापित किया, जिससे राजस्व में काफी ज्यादा फायदा हुआ। जिससे राजस्व में काफी फायदा हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। टीपू भी यूरोपीय कंपनियों की तरह
अपनी एक कंपनी स्थापित करना चाहता था, जो स्थापना का इच्छुक था। कंपनी का स्थापना का इच्छुक था। फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, एवं अरब राष्ट्रों से संपर्क स्थापित कर व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट था ये, इसी में लिखिएगा। टीपू सैनिक कारणों से भी आर्थिक कारणों पर बल देता था। अब हम देखेंगे सैनिक क्षेत्र में। पहला पॉइंट देखिए, फ्रांस की मदद से या फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइजेशन किया। अगला पॉइंट लिखिए, नौसेना के विकास के लिए डॉकयार्ड, बंदरगाह के निर्माण की कोशिश। अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों जैसे कि फ्रांस से अच्छी तालमेल बिठाना। इसमें एक चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथे युद्ध से पूर्व टीपू ने नेपोलियन को भी पत्र लिखा था। अब हम तीसरा युद्ध देखते हैं, थर्ड मैसूर वॉर।
थर्ड मैसूर वॉर। कारण में आप लिखिए, कारण में दोनों की महत्वाकांक्षा, पॉइंट बना के आप लिखते जाइए, दोनों की महत्वाकांक्षा निजाम मराठा को मिलाकर अंग्रेजों द्वारा गुट बनाया जाएगा। गुट बनाए जाना। तीसरा लिखे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, टीपू जो काम कर रहा था, जो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, या जो भी प्रगतिशील विचारधारा था उसके अंदर, सेना के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा था, आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहा था, तो वो भी अंग्रेजों को पच नहीं रहा था, वो भी अंग्रेजों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो वो भी एक युद्ध का कारण बनेगा। तो आप लिख लीजिए टीपू के कार्य। टीपू के कार्य। ठीक है, अब आप परिणाम में लिखिए। परिणाम में लिखिए, युद्ध में टीपू की हार हुई। एवं आधा भूभाग ब्रिटिश गठबंधन को देना पड़ा। साथ ही टीपू के दो पुत्रों को अंग्रेज बंधक के तौर पर अपने साथ ले गए। अंग्रेज बंधक के तौर पर अपने साथ ले गए। उसी में आगे लिखिएगा 3,30,000 3 करोड़ था, 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख रुपए, 3 करोड़ 30 लाख रुपए हर्जाना के तौर पे अंग्रेजों को देना पड़ा। मतलब
टीपू के जो भी, टीपू तो मारा गया, उसका पुत्र या जो भी था मैसूर की तरफ से अंग्रेजों को 3 करोड़ 30 लाख रुपए खजाना के तौर पे दिया गया। ठीक है। इसी में आप नीचे लिख लीजिएगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त। चौथा युद्ध में टीपू की हार हुई और मृत्यु हो गई। फोर्थ वॉर। चौथा युद्ध 1799। बस इसमें लिख लीजिए टीपू की पराजय एवं मृत्यु। टीपू की पराजय एवं मृत्यु। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा मैसूर का एक छोटा सा भूभाग वाडियार वंश के शासक को दिया गया। वाडियार वंश के शासक को दिया गया। अच्छा, 1799 आप लोग को हम कुछ लिखवाए थे, कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में बताया था, उनका कार्यकाल बताया था, याद है आपको? 1799 में कौन है गवर्नर भारत का? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1799 से 1805। अच्छा, इसने एक बयान दिया था या वक्तव्य था इसका, वो नोट करके लिख लीजिएगा। इसी युद्ध के बाद, मैसूर युद्ध के बाद लिखिए मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रुओं को कमजोर कर दिया। और मैसूर वॉर पढ़कर आपको तो ये तो समझ में ही आ गया होगा, समझाने का तो आवश्यकता है नहीं है ये वक्तव्य। और ये बहुत फेमस कोट है, इसको आप जरूर यूज कीजिएगा अगर वैसा सिचुएशन आएगा। ठीक है। अब हम थोड़ा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब है, कोई बता सकता है?
86 से 86 से क्या भाई को बताइए। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। हाँ, 1786 से 93। तो हम थोड़ा सा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखते हैं। हाँ, यहाँ कार्यकाल में मिस्टेक हुआ था। अच्छा, आप लोग कोई बोले नहीं, मतलब आप लोगों ने याद नहीं किया था। मैंने तो ये जानबूझ के मिस्टेक किया। चलिए, अब हम थोड़ा देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल बन जाता है, गवर्नर है। ये ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में सबसे ज्यादा भूमिका में से इसका एक है। इसने ब्रिटिश एक्सपेंशन बहुत ज्यादा मात्रा में किया था। ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र को भारत में बहुत ज्यादा बढ़ाया था। तो आप इसको पॉइंट में करके लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, भारत में अंग्रेजों का द्वितीय सर्वाधिक, भारत में अंग्रेजों का द्वितीय सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार वेलेस्ली के समय हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। वेलेस्ली, आगे लिखिएगा, वेलेस्ली जिस समय गवर्नर बनकर आया, या गवर्नर, हाँ, जिस समय गवर्नर बनकर आया उस समय यूरोप में नेपोलियन का उदय हो रहा था। नेपोलियन जो है, नेपोलियन का शुरुआत है 1789 से 1804 के बीच। ये फ्रांस में फर्स्ट काउंसिल था। काउंसिल ये हम लोग बाद में समझेंगे, ये हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में समझेंगे। तो फर्स्ट काउंसिल बनकर आया ये 1799 से 1804 के बीच, और इसका जो कार्यकाल है 1804 से लेकर के 1815 तक। ठीक है, तो इसी में आगे लिखिए, नेपोलियन का उदय हो रहा था। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा तथा नेपोलियन से भारत को सुरक्षित रखने की, नेपोलियन से भारत को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, सुरक्षित रखने की दृष्टि से वेलेस्ली ने आक्रामक नीति अपनाई। वेलेस्ली ने आक्रामक नीति अपनाई। आक्रामक नीति अपनाई। अगला पॉइंट लिखिएगा, वेलेस्ली का कार्यकाल सहायक संधि को लेकर चर्चित रहा, विशेष तौर पर चर्चित रहा। वेलेस्ली का कार्यकाल
सहायक संधि को लेकर विशेष तौर पर चर्चित रहा। आगे लिखिए, इसी में इस नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को, अभी हम समझेंगे सहायक संधि को, अभी लिखिए आप, इस नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों पर निर्भर बनाया जाता था। इसी में लिखिए, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जिसको वापस फ्रांस भेज दिया गया था, फ्रांसीसी गवर्नर, हम लोगों ने पढ़ा था डुप्ले के बारे में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को इस संधि का जनक माना जाता है। इस संधि का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने सर्वप्रथम अवध के साथ सहायक संधि की। अगला पॉइंट लिखिएगा नीचे, वेलेज़ली ने इस संधि या इस नीति को आधार बनाकर तंजौर, मैसूर, हैदराबाद, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। इसी में एक अगला पॉइंट लिखिएगा, चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू को पराजित कर मैसूर पर अधिकार किया। मैसूर पर नियंत्रण स्थापित किया। इसी में लिखिएगा, द्वितीय मराठा युद्ध में मराठों को पराजित करके अंग्रेजों पर निर्भर बनाया।
अंग्रेजों पर निर्भर बनाया। अब हम देखते हैं सहायक संधि। खत्म हो गया। चलिए अब हम बाकी का कल देखेंगे। आज तो इन खत्म हो गया, इनका महाराज खत्म हो गया, यानी कि क्लास बंद करना पड़ेगा। अब हम कल देखेंगे सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि एक प्रकार से भारतीय राज्यों को अपंग बना दिया जाता था। पहले हम देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अपंग बनाकर अंग्रेजों पर पूर्ण रूप से निर्भर बना दिया जाता था। तो साम्राज्य विस्तार में ये संधि, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, ये बहुत ही कारगर साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। चलिए ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।